Good morning students, am I audible? Kindly comment. Okay, thank you. एक बात बताना चाहूँगी मैं सबको कि मैंने रिजोल्यूशन हाई रखा है, तो आप आपके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सेट कर देना। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको मैसेज पास ऑन किया था कि आपको आज एक एक्स्ट्रा बुक असाइनमेंट के लिए रखनी है, तो हम असाइनमेंट बुक में असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। ओके, थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट से करवा दिए थे, फिर भी हम यहाँ पे रिपीट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली सब भूल गए होंगे। मैंने असाइनमेंट्स पोर्टल पे रखे थे, तो आप वो देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने असाइनमेंट 1A और 1B करके रखा था, तो वो हम लिखते हैं। असाइनमेंट 1A सॉल्व करते हैं पहले। तो असाइनमेंट 1A वो क्या था? तो फंक्शंस, सिर्फ फंक्शंस के लिए ये असाइनमेंट था। तो वो 1A हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्वेश्चन 1 क्या है? तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज of the following functions। लिखते जाना है सबको। क्वेश्चन एटलीस्ट ये लिख दो कि क्या आप कर रहे हो, ठीक है? तो वो इंस्ट्रक्शंस ये एटलीस्ट लिख दो सब कि डोमेन और रेंज हमें फाइंड करनी है। उसमें फर्स्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और वैसे भी इजी है, ठीक है? तो मैं फोर्थ से स्टार्ट करती हूँ, थर्ड भी करवा दिया है, सेकंड में बाद में करवाती हूँ। फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। fx इक्वल्स टू ऐसा है, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसा फंक्शन है कि इसका डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करो। अब कोई बता सकता है कि इसकी डोमेन रेंज? पहले तो डोमेन क्या होगी, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? ये तो एक फिक्स है कि R हम जनरली डोमेन में एज अ डोमेन लेते हैं, बट उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, इसमें क्या करना होगा? या तो फिर ऐसा सोचो कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड होता है इन जनरल। कोई बता सकता है? टू हाउ ऋतिक? इन जनरल ऐसा इस टाइप का फंक्शन हो, ये फ्रैक्शन वाला, तो हम क्या करते हैं पहले? ओके, किसी के पास से भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, फिर से जैसे कि मैंने आपको आगे समझाया था, फिर से रिपीट करती हूँ। जब भी ये फ्रैक्शन वाला फंक्शन हो तब हम क्या करते हैं? तो पहले न्यूमरेटर देखते हैं। देखो ये तो पॉलिनोमियल है, अब हमें पता है पॉलिनोमियल तो सबके लिए डिफाइन होती ही है। फैक्टोराइज, नो संतोष, फैक्टोराइज करके भी क्या? ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो सबके लिए डिफाइन होती है, बट अगर ये नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, इंडिविजुअली ये सबके लिए डिफाइन होती है, बट अगर ये फ्रैक्शन में है, नीचे अगर डिनोमिनेटर में है, तो आप देखो कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता। ये समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे डोमेन फाइंड करने के लिए? तो ये जब 0 होता है तब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो ये जहाँ पे 0 होगा x की वैल्यू के लिए, तो वो हम R में से एक्सक्लूड कर देंगे, वो हो जाएगा आपका डोमेन सेट।
ઓકે 2 ઇઝ અનડિફાઇન્ડ આવે છે. ઓકે ગુડ. પણ ઓવરઓલ આપણે જોવું પડશે ને કે ખાલી 2 માટે જ આવે છે કે બીજા કોઈ માટે પણ આવે છે. ओके तो हम पहले ये लिखेंगे सॉल्यूशन कि द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ. कब अनडिफाइंड होगा? तो ये फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है वो अगर ज़ीरो हो जाएगा तब. इन जनरल मैं वही बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई पूछे कि इसका डोमेन कैसे फाइंड करोगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जब ज़ीरो होगा तब फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो किसके लिए ज़ीरो होगा, वो फंक्शन हम आर में से एक्सक्लूड कर देंगे और बाद में जो हमें सेट मिलता है वो आपका हो जाएगा डोमेन. तो आपको ऐसे आंसर देना. ठीक है. तो अगर ये ज़ीरो होता है तब ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है. तो ज़ीरो कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ज़ीरो होता है, तो वो फैक्टोराइज करेंगे आप. तो अब फैक्टोराइज करने के लिए क्या करोगे आप, तो 6 के ऐसे पार्ट करो सो दैट उनका एडिशन करके आपको आंसर 5 मिले. अब देखो 6 और 1 दो होते हैं, मीन्स ये फैक्टर 6 के होते हैं, और एक होता है 2 and 3. तो किन का एडिशन करके आपको 5 मिल रहा है, तो 6 + 1 7 हो गया. तो ये तो हम नहीं ले सकते. 2 + 3 5. हाँ, तो ये लेना है आपको. तो x के साथ 3 एंड x के साथ 2. ओके. अब साइन कौन सी रखोगे, तो जो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पे जो साइन होती है वो बड़े को जाती है. तो 5 के पास माइनस है तो माइनस यहाँ पे जाएगी. अब यहाँ पे अगर प्लस है तो दोनों की साइन सेम रहेगी, अगर माइनस है तो दोनों की साइड ऑपोजिट रहेगी. अब देखो यहाँ पे साइन प्लस है तो दोनों की साइन सेम रहेगी. अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए. यस गुड. 3 and 2. तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस. तो देयरफॉर x - 3 = 0 and x - 2 = 0. दैट इज x = 3 and x = 2. तो हमें फाइनली क्या मिला, तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x = 3 and x = 2. हो गया. तो जिसके लिए अनडिफाइंड हो रहा है वो आर में से एक्सक्लूड कर दो, वो आपकी डोमेन. तो देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल्स टू आर में से ये दोनों निकाल दो, तो 3 and 2 निकाल दो. ठीक है. ये समझ में आ रहा है सबको? ओके गुड. केवल नाउ रेंज. रेंज क्या होगी, तो देखो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें से कोई भी वैल्यू आप उठा लो, कोई एक वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई एक वैल्यू मिलेगी. प्लस लो तो यहाँ पे कुछ प्लस जैसा कुछ मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज लो तो यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेगी. ठीक है. सिमिलरली -3 लो तो यहाँ पे -3 रखने के बाद आपको 0 भी वैल्यू मिलेगी. मीन्स सब टाइप की वैल्यूज मिल रही है. तो ओवरऑल आर आपकी रेंज होगी इस फंक्शन के लिए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख दो सब. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड वाला कराती हूँ मैं. सेम टाइप का है बट फैक्टराइजेशन थोड़ा अलग है.
ओके, x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, इस टाइप का है अगर। तो जो आगे हमने किया कि जब भी फ्रैक्शन वाला आता है, p/q फॉर्म जब आता है, तब हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो r में से एक्सक्लूड कर दो, वो डोमेन हो जाएगी। तो सेम जो आगे प्रोसेस की वही लिखनी है। तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस डिनोमिनेटर विल बिकम 0। तो कब 0 होगा, अब देखो फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 के ऐसे पार्ट्स करो सो दैट उनका एडिशन करके आपको -8 आंसर मिले। तो 4 के कौन कौन से पार्ट होते हैं, 4 × 1 देन 2 × 2, और कोई फैक्टराइजेशन होता ही नहीं इसका 4 का, ठीक है। तो अब इनका एडिशन करो तो क्या आएगा, 5 मिल रहा है, 8 नो, इनका एडिशन करो तो 4 मिल रहा है, 8 नो। तो जो हमने यहाँ पे ऐसे लीनियर फैक्टर निकाले, ऐसे यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते। तो जब ऐसा केस हो तब आप क्या करोगे कि इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने सीख लिया है 10th स्टैंडर्ड में। तो हमें a क्या मिलेगा, देखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस टाइप का है। तो a b और c यहाँ से निकालो क्या मिल रहा है। तो a क्या मिला, देखो a क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 दिख रहा है, यस। b क्या दिख रहा है, प्लस bx की जगह पे है -8x, तो b क्या होगा, -8, एंड c प्लस करके जो भी कांस्टेंट टर्म है वो, तो क्या है 4, तो c इक्वल्स टू 4। ये ऑलरेडी आपको आ रहा है, ओके। तो देयरफॉर ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए b² - 4ac वाली टर्म फाइंड करनी होगी, ये वाली टर्म जो डेल्टा होता है वो, ओके। तो b² क्या होगा, -4 × a × c, b² - 4ac, यहाँ से हमने वैल्यूज उठाई। अब ये क्या होगा, तो 64, 8² -4 × 4 16। अब इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 48, ठीक है। तो देयरफॉर इनसे x क्या मिलेगा, तो -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ऐसा ये फॉर्मूला ही है, इसके ऊपर से हमें x मिलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे x ऐसे मिलते थे 3 और 2, ऐसे हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ से हमें x मिलेगा, तो -b मीन्स ये फॉर्मूला ही है फैक्टराइजेशन के लिए। तो -b मीन्स माइनस ऑफ -8 दैट इज 8, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac जो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, ये अपॉन 2a मीन्स 2 × 1 दैट इज 2a हो जाएगा, हम लिखते हैं चलो यहाँ पे, ओके। तो देयरफॉर x क्या मिला, तो 8 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट, देखते हैं कि 48 का स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 12 × 4 लिख सकते हैं, अपॉन 2 एज इट इज लिखा, ठीक है। अब 8 प्लस और माइनस, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2√12 अपॉन 2 एज इट इज। हम ये 2 नीचे जो है ना वो कैंसिल करने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा,
ठीक है, अब टू कॉमन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, x ऐसा मिला। ये समझ में आ रहा है, पहले लिख दो ये सब। तो दैट इज दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x इक्वल्स टू, देखो प्लस और माइनस है तो हम सॉरी एक बार प्लस लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं। तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड, सॉरी एक मिनट, तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x इक्वल्स टू दिस टू वैल्यूज, ऐसा मिला आपको। तो क्या करना है, डोमेन में से ये दो वैल्यूज निकाल दो, वो आपकी सॉरी r में से निकाल दो, वो आपकी डोमेन। तो देयरफॉर डोमेन इक्वल्स टू r माइनस दिस टू वैल्यूज। देखो ये दोनों कोई रियल वैल्यूज ही है, आप ये कैलकुलेट करो ना तो कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगे डेसिमल में, तो वो दोनों वैल्यूज आपको डोमेन में नहीं इंक्लूड करनी है, बाकी की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ये समझ में आ रहा है सबको, लिख दो। ओके, रेंज क्या होगी, तो फंक्शन में कोई भी वैल्यू रखो तो उस हिसाब से कोई एक वैल्यू मिलेगी ही आपको। पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव रखो तो नेगेटिव टाइप की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो रेंज क्या मिल रही है, कोई भी रियल नंबर। जब भी पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो ना तो आपको रेंज आर ही लिखनी है। Anjan, don't write your name. Okay, next question. Fifth one. fx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने ऑलरेडी इस टाइप का करवा दिया है तो मैं थोड़ा चेंज करेंगे उसमें। मैंने सिर्फ ऑलरेडी यहाँ पे 25 है और मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया है तो मैंने थोड़ा चेंज किया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने रखा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अब देखो, कोई बता सकता है कि ये फंक्शन कब अनडिफाइंड होगा, क्योंकि डोमेन चाहिए ना हमें। तो किसके लिए डिफाइंड होगा, उसके बदले हम ये सोचते हैं कि किससे मीन्स कौन सी वैल्यू से ये अनडिफाइंड होगा। कोई बता सकता है कब ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, स्क्वायर रूट जब होता है तब। नेगेटिव नंबर्स के लिए गुड सेनअप, जब भी हम नेगेटिव नंबर मीन्स ये वैल्यू जब नेगेटिव हो जाएगी ना तब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलता, वो हमें सबको पता है। तो
फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, मीन्स मिलती नहीं। ऋतिक गुड, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू जो है, अगर वो नेगेटिव हो जाती है तब। यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे अगर 0 हो जाए ये वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 मिलती है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू तो डिफाइन हो रही है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये 1 करके होता तो यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि 1/0 वो अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, तो ये न्यूमरेटर में ही है, तो ये इक्वल टू 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सॉल्व करते जाओ, तो दैट इज दिस फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ 16 इज लेस देन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम उल्टा लिखे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लो, तो मैंने जैसा आपको आगे बताया कि जब भी x आता है तो ये x हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं पता, तो उसका स्क्वायर रूट निकाले तब ये प्लस और माइनस x लिखना होता है। और स्क्वायर रूट 16 नंबर का तो आपको पता ही है कि 4 का स्क्वायर रूट स्क्वायर 16 होता है, बट मीन्स प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। बट जब स्क्वायर रूट की बात आए तो देखो यहाँ पे -4 हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि किसी का स्क्वायर रूट वो पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस और -4 नहीं लिखना है जब स्क्वायर रूट की बात आए तब, क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकता, इसलिए सिर्फ 4। तो दैट इज x ग्रेटर देन 4, प्लस और माइनस अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये एज इट इज, और इसको उल्टाओ, -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ऐसा, ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ड्रॉ करके देखते हैं कि किसके लिए अनडिफाइंड होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन -4, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, सपोज ये 4 है और ये सपोज -4 है, तो अगर x ग्रेटर देन 4 है तब अनडिफाइंड है, सॉरी, और x लेस देन -4 है, मीन्स -4 से छोटा, तब अनडिफाइंड है। तो रेंज में, डोमेन में से हम ये दोनों पार्ट्स निकाल देंगे, तो किसके लिए डिफाइंड हुआ, तो इसके लिए डिफाइंड है। ये समझ में आ रहा है। अब देखो -4 और 4 जब हम ले तब अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, मीन्स डिफाइंड हो रहा है। तो डोमेन क्या हुआ, तो -4 से लेके 4, पर -4 और 4 के लिए तो डिफाइन हो रहा है, तो ऐसा। अगर -4 और 4 के लिए अनडिफाइंड भी होता तो ऐसा लिखना होता आपको। ये समझ में आ रहा है सबको, मैंने ये आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ओके, और रेंज क्या मिलेगी इसकी, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले पॉजिटिव ही लेना होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही, तो सिर्फ r+। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम -4 जो हमने यहाँ पे डोमेन में है, देखो -4 और 4 यहाँ पे लो, तो 16 - 16 करके 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, तो 0 भी आंसर मिल रहा है। तो r+ यूनियन 0 is the range. Write down.
ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 6। देखो ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, तो पहले तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो आगे जैसे हमने देखा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म अगर नेगेटिव हो जाती है तब ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। इन एडिशन फ्रैक्शन में भी है, तो नेगेटिव हो तब तो अनडिफाइंड होता है, साथ में अगर ये टर्म 0 हो जाए तब भी अनडिफाइंड होती है। ये समझ में आए, तो नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और 0 भी नहीं होनी चाहिए, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, तो द फंक्शन इज अनडिफाइंड इफ दिस टर्म नेगेटिव है तब, और नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये 0 अगर हो जाती है तब भी ये अनडिफाइंड होती है, तो इसलिए हमने लेस देन और इक्वल टू लिखा। ओके, तो देयरफॉर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 अगर है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ओके, तो ये रेंज ऐसी लिखी हमने। तो देखो ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई यहाँ पे क्या कि पर्टिकुलर हमें ये इंटरवल मिल रहा था, तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इंटरवल, तो अगेन हम लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 है तो अगर 6 से छोटा x है तब अनडिफाइंड होता है ये फंक्शन, और 6 भी इंक्लूड करना है तब अनडिफाइंड होता है, तो इसके लिए डिफाइन हो रहा है। ओके, तो डोमेन क्या हुई, तो 6 से बड़ा जब हो तब, तो इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, तो 6 2 कहाँ पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी में कभी भी हम ऐसे क्लोज ब्रैकेट नहीं लिखते, इसको ऐसे ओपन ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अब देखो 6 के लिए डिफाइन हो रहा है, तो 6 के लिए अनडिफाइंड हो रहा है, तो और डेफिनेटली 6 के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, और रेंज क्या होगी, तो देखो 1 अपॉन करके है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्क्वायर रूट से फर्क पड़ता है। ठीक है, ये वैल्यू मीन्स कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे ले ये डोमेन में से, उसका स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। 1 अपॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव ही मिलता है, तो r प्लस उसकी रेंज होगी। अब देखो ये फंक्शन कभी भी 0 होगा, नो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन, देखो नीचे तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें से कुछ भी हम ले तो 1 अपॉन 0 तो होगा ही नहीं, और ऊपर 1 है तो 1 कभी 0 होता ही नहीं, तो यूनियन 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ r प्लस इज द रेंज। Write down. देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सब पे ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। Now next question. Seventh one. fx equals to 1 upon 4 plus 3 sin x. ये कोई बता सकता है कि क्या करना है इसमें?
कोई बता सकता है? जस्ट अ मोमेंट। ओके, किसी का आंसर मुझे नहीं मिला। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ 1/x। हाउ? अभी लिमिट का फंक्शन मीन्स लिमिट के एग्जांपल्स नहीं चल रहे हैं, वो कंसेप्ट हम लिमिट में लगाते हैं। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपको? डोमेन एंड रेंज। सिर्फ डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। अब देखो फंक्शन कौन सा है, तो 1/, करके कुछ भी है उसको पहले साइड पे रखते हैं, बट पर्टिकुलरली क्या है यहाँ पे देखो, साइन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन रेंज पता है, तो उसका यूज करो। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट द डोमेन ऑफ साइन एक्स इज -1 to 1। ये सबको पता है, मैंने ये आपको करवाया था। -1 to 1, 1 और -1 इंक्लूड करना है, इसलिए बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो दैट इज, इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 to 1 ऐसे। तो मैंने जब आपको बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो फंक्शन में और उसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी हो, तो वो फंक्शन से स्टार्ट करो, फिर इस टाइप का फंक्शन बनाने की ट्राई करो। ठीक है, तो देखो साइन के साथ क्या है? into 3। तो हम पहले 3 sin x इसको बनाते हैं। यहाँ पे 3 sin x, अब यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थ्रू आउट सबको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देयरफॉर सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? ऐसा देखो, यहाँ पे नेगेटिव होता ना तो -3 से मल्टीप्लाई करना होता। ये ध्यान में रखना है आपको सबको। अब 3 sin x के साथ क्या है? तो प्लस करके 4 भी करना है, तो यहाँ पे +4 चाहिए, तो क्या करना होगा? सबको 4 ऐड करना होगा, सब में ऐड करना होगा। ठीक है, तो सब में 4 ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करो ना, वो थ्रू आउट करनी होगी आपको। ठीक है, तो सब में 4 ऐड कर दिया, तो क्या बचा? देखो 4 + 3 sin x मिल गया यहाँ पे। यस, तो ये पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 4 - 3 दैट इज 1, और ये 3 + 4 7। अब देखो ये सिर्फ 4 + 3 sin x की रेंज मिली, पर फंक्शन क्या है? 1/, करके। ओके, 1/, करके है, 1/, करके है, तो इसको भी 1/, करके लिखना होगा। तो 1/, करके लिखो, तो 1/1, साइन बाद में देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/7। अब देखो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हमने 1/, करके लिखना है। ओके, तो ऑब्वियसली वो हमें पता है कि 1 बड़ा है और 1/7 छोटा है, तो ये छोटा करना है। तो दैट इज, हमें क्या मिला? ऐसा 1/1 दैट इज 1। मैंने उल्टा लिखा है इसको। तो अगर साइन की डोमेन ऐसी थी, तो इसकी डोमेन हमें ली ऐसी। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए बिग ब्रैकेट करेंगे हम, बिग ब्रैकेट। गॉट इट?
जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको फंक्शन में मिलता है, पूछा जाता है और उसकी डोमेन रेंज आपको फाइंड करनी है, तो क्या करोगे सिंपली, तो हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है उसके डोमेन से स्टार्ट करेंगे। ओके, ऐसी डोमेन है, ये हमें सबको पता है। फिर यहाँ पे जो फंक्शन है उस हिसाब से यहाँ पे टर्म्स ऐड करो, तो ऐसे टर्म्स ऐड कर दी। फिर यहाँ पे 1/, था तो हमने 1/, सेट किया। अगर नहीं है तो ये फाइनल एज इट इज रखते, अगर 1/, ना होता तो। ये वैसे भी ऑलरेडी मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए। और इसकी रेंज क्या होगी, कोई बताएगा? रेंज क्या होती है? सबको मैंने बताया था। क्या होती है रेंज? किसी को नहीं पता? ठीक है, रेंज साइन फंक्शन की आर होती है। ठीक है, आर में कोई भी वैल्यू हम ले, आर में से उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 4 ऐड कर दो, उसका फ्रैक्शन ले लो, तो भी आपको अल्टीमेटली रियल नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे देखो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पॉजिटिव नहीं मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आर विल बी दी रेंज। यस, गुड मनन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, fx इक्वल्स टू x mod x। देखो यहाँ पे सिर्फ x होता तो भी हम इजीली फाइंड कर सकते थे, सिर्फ मोड x होता तो भी इजीली हम डोमेन रेंज फाइंड कर सकते थे। ये क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है। ठीक है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो आप क्या करोगे, तो जो भी कॉमन रूल दोनों के लिए लागू पड़ता है, जो भी अप्लाई हो सकता है, वो आपकी फाइनल डोमेन होगी। ओके, तो अगर सेपरेटली हम दोनों की डोमेन रेंज देखें, ठीक है, तो फॉर हम f1x f2x ऐसा लिखते हैं। ओके, तो सिर्फ अगर f1x हम इसको f1 बोल दे, इसको f2 बोल दे, तो दोनों की डोमेन रेंज देखते हैं, तो डोमेन क्या होगी इसकी, तो देखो सिर्फ x है तो हम कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हैं, रियल नंबर। अगर f(0) लिया तो 0 मिला, f(1) लिया तो 1 मिला, f(π) लिया तो π मिला, f(-0.1) लिया तो -0.1 आंसर में मिलेगा। ओके, तो कुछ भी डोमेन में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी के लिए 0 हो रहा है, मीन्स इन्फिनिटी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ओवरऑल डोमेन क्या होगी, R, और रेंज भी क्या होगी, तो जो भी डोमेन में से उठा रहा है वो सेम आंसर मिल रहा है, तो रेंज इसकी R होगी। नाउ फॉर f2x, अगर मोड x है तो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो इसमें कुछ फ्रैक्शन है नहीं, स्क्वायर रूट भी है नहीं कि सो दैट कुछ वैल्यू ना लेके हमें मीन्स लेते हैं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। कोई भी वैल्यू ले लो, आपको उसकी फाइनाइट वैल्यू मिल ही जाएगी, तो इसकी डोमेन क्या होगी, R।
रेंज क्या होगी इसकी रेंज। तो देखो मोड फंक्शन है तो जो भी हम नेगेटिव नंबर लेते हैं उसका पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा, ये सबको पता है, और पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव तो रहेगा ही। तो इसकी रेंज होती है आर प्लस, और जीरो यहाँ पे इंक्लूड करना है, देखते हैं जीरो यहाँ पे, जीरो का मोड क्या होता है जीरो ही, तो आर प्लस यूनियन जीरो, ये उसकी रेंज आएगी। तो ओवरऑल दोनों को मिला के इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, तो दोनों को मिला के इसकी डोमेन रेंज क्या होगी। तो देखो डोमेन क्या है आर और आर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ से कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे कोई सेम नंबर मिलेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन कुछ रियल नंबर ही होगा। ओके, वैसे भी रियल नंबर इंटू रियल नंबर क्या होता है रियल नंबर। तो डोमेन क्या होगी, अगर यहाँ पे 0.1 लेते हैं तो यहाँ पे 0.1 इंटू 0.1 कुछ आंसर मिलेगा। ओके, तो हमें डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो डोमेन क्या होगी आर ही। देखो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा, ये आपको एग्जाम में लिखना ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ इंडिविजुअली आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा। और रेंज मीन्स इसकी रेंज क्या होगी, तो देखो सिर्फ ये फंक्शन होता तो हमें रेंज ऐसी मिल रही थी, पर अगर हम देखो यहाँ पे -0.1 ले क्वेश्चन में, ठीक है, इनपुट यहाँ पे मैं साइड पे लिखती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, तो x मीन्स 0.1 ही, और -1 उसका मोड। ओके, देखो ये नेगेटिव नंबर का मोड वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर, वो नेगेटिव समथिंग कुछ आंसर मिलेगा, मीन्स नेगेटिव आंसर भी मिल रहा है ना। सिर्फ मोड होता तो आपको रेंज ये लिखनी होती, बट साथ में ये भी है x, तो सिर्फ ये पॉजिटिव है बट साथ में नेगेटिव नंबर लिया तो आंसर आपको नेगेटिव मिल रहा है, तो ओवरऑल आपकी रेंज क्या होगी आर ही। समझ में आ रहा है, तो ये सिर्फ समझने के लिए था, ये आपको फाइनल आंसर लिखने हैं, और ये समझाने के लिए मैंने ये आपको ये पर्टिकुलरली लिखा कि पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, बट नेगेटिव नंबर के लिए ये सिर्फ पॉजिटिव होगा, बट ये तो नेगेटिव ही है। ओके, इसलिए आंसर पॉजिटिव लेने के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव लेने के बाद नेगेटिव आंसर मिल रहा है, तो रेंज आर होगी। लिख दूं, जस्ट अ मोमेंट, मैं सबकी अटेंडेंस ले लूँ, किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। Don't write anything, please.
अगर आपने आगे कमेंट की है आपकी अटेंडेंस तो हो जाएगी आपकी। और एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में ये सेशन ख़त्म करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन मुझे देनी है तो डोंट लीव प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। fx इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस कॉस x। ऐसा अगर फंक्शन है तो क्या लिखोगे इसकी डोमेन? तो देखो हम पहले तो ना ऊपर कॉस है उसके साथ एक्स भी है, तो जैसे मैंने आपको आगे बताया यहाँ पे कि ऐसा फंक्शन अगर था तो अगर सिर्फ मोड एक्स होता तो इसकी रेंज सिर्फ r प्लस यूनियन 0 मिलती थी, बट उसके साथ एक्स भी है इसीलिए यहाँ पे रेंज चेंज हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे सेम यहाँ पे ऐसे देखना है कि cos x था तो उसकी डोमेन क्या होती थी -1 to 1, पर उसके साथ x भी आ गया। ओके, तो अब हमें वो हम जैसे -1 to 1 लेके रेंज फाइंड करते थे, कुछ ब्रैकेट फाइंड करते थे, तो उसका कोई मीनिंग है नहीं अब। ओके, और वैसे भी e रेज टू है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसकी कोई भी रेंज हो, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब e रेज टू एक्स की कब होगा, क्या होगी रेंज? e रेज टू एक्स की सॉरी डोमेन क्या होती है? तो पावर जब होता है, पावर की बात होती है, तब कोई रिस्ट्रिक्शन आता ही नहीं। हम कुछ भी रियल नंबर ले ले तो हमें कोई आंसर में रियल नंबर मिलेगा ही। कोई भी x हम लेते हैं तो ऐसा कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी कि इसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जब पावर की बात होती है तब। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे था कि आपको -1 to 1 में से ही आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है, पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो मर्ज होके मीन्स ये समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है तो बोलो एवरीवन। सॉरी, डोमेन के लिए ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। डोमेन क्या ले सकते हैं, तो दोनों को ओवरऑल देखना है, जिसके मीन्स कॉमन जो रूल लागू पड़ता है वो हमारी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स की, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स की। नो, सिर्फ -1 to 1 में से ही लेना है आपको। वेट जस्ट अ मोमेंट एवरीवन। ओके, मैंने उल्टा बोला। डोमेन कुछ भी ले सकते हैं, रेंज हम -1 to 1 में से ही हमें मिलेगी। ठीक है, तो डोमेन तो कुछ भी ले सकते हैं आर, क्योंकि कॉस और साइन की डोमेन क्या होती है? कॉस और साइन की डोमेन क्या होती है? आर, और रेंज होती है -1 to 1। मैंने उल्टा बोला। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हैं, डोमेन और रेंज। ओके, सॉरी, डोमेन कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आर और यहाँ से आर डोमेन, तो ओवरऑल डोमेन क्या हुई? आर ही, तो डोमेन हुई आर। फिर से समझा रही हूँ कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कोई भी एक्स की वैल्यू लो, सो दैट ये वैल्यू आपको फाइनाइट में मिलेगी। प्लस कॉस की डोमेन क्या होती है? तो आर। कोई भी वैल्यू आप लो तो उसके लिए आपको कॉस की वैल्यू मिलेगी ही।
ठीक है, तो ओवरऑल ये फंक्शन के लिए भी आप कुछ भी रियल नंबर ले लो, उसकी वैल्यू आपको फाइनाइट नंबर में मिलेगी ही। तो ये भी कोई भी रियल नंबर ले लो, यहाँ पे भी कोई रियल नंबर ले लो, ओवरऑल आपको आंसर फाइनाइट में मिलेगा ही। तो डोमेन क्या होगी? आर। अब रेंज क्या होगी? तो देखो इसकी रेंज -1 to 1 होती है, तो हम सिर्फ इसकी बात होती तो e⁻⁻1 to 1 में से कुछ भी लेना होता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाता था, मीन्स ऐसी ही सिर्फ आपको कोई रेंज मिलती थी। पर यहाँ की बात करते हैं तो कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं और उसके लिए आपको कोई भी रियल नंबर आंसर में मिलेगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था कि -1 to 1 में ही आपको आंसर मिल रहा था, पर साथ में यहाँ पे कोई भी रियल नंबर मिल रहा है। यहाँ पे जैसे हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आंसर आपको रेंज में मिल रहा था, पर साथ में ये आर भी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये आर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, सो दैट इसका आंसर कैसा मिला? नेगेटिव नंबर लेने के बाद आपको नेगेटिव ही मिल रहा है आंसर, कि यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था फिर भी साथ में नेगेटिव भी नंबर आ रहा है ना, इसीलिए ये नेगेटिव हो जा रहा था। तो सिर्फ एक फंक्शन का नहीं देखना है, दोनों का मिला के देखना है आपको। तो देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मिल रहा था कि -1 to 1 आपको आंसर मिल रहा था आउटपुट में, पर इसका तो कोई भी रियल नंबर मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर ले लो, सपोज 0.1 लिया, तो इसका आंसर आपको -1 to 1 में मिलेगा, बट इसके साथ इसका आंसर तो 0.1 में मिलेगा, मीन्स आउट ऑफ रेंज गया। -1 to 1 के बाहर भी मिल सकता है यहाँ पे आंसर। ओके, तो रेंज क्या होगी? तो e⁻⁻ समथिंग भी कुछ भी हो तो उसकी रेंज क्या होती है? कभी भी ये नंबर नेगेटिव मिलेगा, मिल सकता है कभी भी ये नंबर नेगेटिव। समथिंग रेज टू कुछ भी नंबर कभी भी नेगेटिव होता है? नो। ठीक है, कभी भी ऐसा देखा समथिंग रेज टू कुछ भी नंबर लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 कुछ भी यहाँ पे ले लो, यहाँ पे तो कभी भी आपको नेगेटिव आंसर मिलता है? नहीं, कभी भी नहीं मिलता ऐसा। ये ऑलवेज पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा आपको। कभी भी कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। और 0 मिल सकता है, ये समथिंग रेज टू इक्वल टू 0 कभी भी होता है ये आंसर? नो, नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ r+ होगा, इसमें 0 इंक्लूड नहीं करना है। तो ये इसकी रेंज। आपको अगर कोई नंबर पर्टिकुलर रख के देखना है ना, तो आप चेक कर सकते हो, ये इसकी रेंज। आपको कुछ भी मीन्स इनपुट में आप r कुछ भी ले लो, मीन्स कोई भी रियल नंबर, उसका आंसर इसका ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा सब। ठीक है। और एक बात, यहाँ पे जैसे मैंने डोमेन रेंज मैंने उल्टी लिखी थी, तो ये जो क्वेश्चन था तो ये रेंज के लिए ये कैलकुलेशन थी, तो ये रेंज कर दो यहाँ पे, तो ये रेंज। ठीक है, यहाँ पे रेंज कर दो, ये रेंज के लिए कैलकुलेशन था, तो ये रेंज हुई। और डोमेन, यहाँ पे डोमेन लिखना है। ठीक है, चलो वैसे भी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दो। मैं ये आपको फिर से करवाऊंगी क्योंकि डोमेन के लिए भी कैलकुलेशन रहेगी। तो 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दो, बाकी के क्वेश्चंस कंसिडर करो, और होमवर्क में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको बता दूँ। मैं ये कैनवास में रखूँगी होमवर्क आपके रेफरेंस के लिए।
क्वेश्चन 1 असाइनमेंट 1A से क्वेश्चन 1 उसमें से ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। ये उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको आज करवा दिए हैं, और वैसे भी आगे मैंने थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के करवाए ही थे, तो लेक्चर बुक भी आप प्रिफर करना। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं हम आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन।